Hello everyone, welcome to Red Star Classes. Lastly, I have made a video on Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Land resource हमने कर लिया था. This time we are going to do soil resource. जिसको लैंड रिसोर्स देखना है वो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर. ठीक है, आज हम सॉइल से स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद सॉइल रिसोर्स. व्हाट इज सॉइल? आपको पता है सॉइल क्या होती है? हाउ वी कैन डिफाइन? सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस. एक पतली सी लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की दैट कवर्स द लैंड पोर्शन, जो कि लैंड सरफेस या लैंड पोर्शन को कवर करती है. यानी आपकी जो ये अर्थ है, इसकी जो ये लैंड पोर्शन है, इसकी एक बहुत पतली सी लेयर, थिन लेयर विच इज हैविंग ग्रेनी सब्सटेंस. यानी यहाँ पर जो सॉइल है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यू विल सी मैनी पार्टिकल्स इन इट. बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है. यानी इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है ग्रेन टाइप. तो these are called grainy substance. ठीक है, तो this is a thin layer made up of grainy substance covering the land portion. यानी लैंड पोर्शन को कवर करने वाली ऐसी थिन लेयर जो ग्रेनी सब्सटेंस से बनी है उसे हम सॉइल कहते हैं. क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार समझो डेफिनेशन को. सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द लैंड फॉर्म. ठीक है, लैंड फॉर्म को कवर करने वाली एक पतली सी लेयर जो ग्रीनी सब्सटेंस से बनी है उसे हम सॉइल कहते हैं. अब बात करते हैं सॉइल के कंपोनेंट्स की. यानी सॉइल में क्या पाया जाता है. ठीक है, सॉइल किससे बनी है? सी, सबसे पहले तो रॉक पार्टिकल्स. ठीक है, किससे बनती है सॉइल? रॉक से बनती है. ठीक है, millions of years, till millions of years rocks got weathered and due to that weathering it convert into thin or grainy substance. ठीक है, तो रॉक पार्टिकल से बनती है. दूसरा, रॉक में और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं. यस, सॉइल इज ऑल्सो हैविंग अ कंपोनेंट मिनरल्स. थर्ड इज वेस्ट. Waste and dead remains of animals and plants. ये तीनों चीजों से मिलकर आपकी सॉइल बनी है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रॉक पार्टिकल्स. तो सबसे मेन जो चीज होती है वो रॉक होता है, यानी जिससे वो सॉइल फॉर्म हो रही है. और उस रॉक को हम क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक. उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक, क्योंकि वो उसका उसमें उसी से वो बनी है. हम अपने पेरेंट्स को पेरेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर मेड फ्रॉम देम, है ना, हम उनसे बने हैं. ठीक है, तो इसी तरह से रॉक क्या है? ये पेरेंट रॉक क्या है? जिस रॉक से सॉइल बनी है. ठीक है, तो वी कॉल इट पेरेंट रॉक क्योंकि इससे बनी है और इसकी सारी क्वालिटीज हमारी सॉइल में होंगी. ठीक है, अगर ये सेडिमेंट्री है तो इस सेडिमेंट्री रॉक की जो भी क्वालिटी है, अगर ये येलोइश कलर का है तो सॉइल भी हमारी येलोइश कलर की होगी. अगर ये ब्लैकिश कलर या ग्रेइश कलर का है तो हमारी सॉइल भी ग्रेइश कलर की होगी. उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है जिस रॉक में, वही केमिकल कंपोजिशन हमें सॉइल में मिलेगा. जिन मिनरल से ये रॉक बना है वही मिनरल्स हमें सॉइल में मिलेंगे. अगर इस पेरेंट रॉक में आयरन ज़्यादा है तो हमारी सॉइल में भी आयरन ज़्यादा होगा. ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आ गई. यानी पेरेंट रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स एंड वेस्ट एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल और प्लांट का वेस्ट और उनके डेड रिमेन्स भी सॉइल में पाए जाते हैं. क्यों? देखो, एक प्रोसेस होता है. दिस इज द रॉक. ठीक है, ये जो वेदरिंग ब्रेकडाउन होता है देन इट फ्लोज विद द वाटर. पानी के साथ जो है या विंड के साथ ये फ्लो होता है एंड देन टू लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लेकर, टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, बहुत सारा टाइम लेकर ये कन्वर्ट होता है सॉइल में. तो जब ये ब्रेकडाउन होता है, हैव यू नोटिस, आप अगर किसी रिवर को विजिट करने गए तो यू मस्ट हैव नोटिस द स्टोन्स आर इन राउंड शेप. व्हाई दे आर इन राउंड शेप? इतने सारे स्टोन्स होते हैं और सबके सब राउंड शेप में होते हैं. क्यों? और स्मूथ राउंड होते हैं.
क्यों? बिकॉज दे आर वेदर्ड बाय द रिवर। वो रिवर की वाटर से इतनी बार वेदर्ड होते हैं कि वो ब्रेक डाउन होते हैं, फिर से राउंड शेप में आ जाते हैं, फिर ब्रेक डाउन होते हैं, फिर राउंड शेप में हो जाते हैं। तो वो राउंड शेप में स्टार्टिंग में राउंड शेप में नहीं थे, तो जैसे रॉक्स होते हैं वैसे रॉक्स के पार्टिकल्स या उनके पीसेस थे, लेकिन विद द फ्लो ऑफ वाटर बार बार पानी उसे हिट करता है या वो पानी से हिट होकर दूसरी जगह को हिट करता है और उसकी शेप जो है वो राउंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग के साथ ये फ्लो होता है, और जब ये फ्लो होता है अलग अलग जगह पे जाता है तो वहाँ पर जो एनिमल्स के रिमेन्स हैं, जो डेड रिमेन्स हैं या जो वेस्ट मटीरियल है वो भी हमारी सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। पेरेंट रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक्स के पार्टिकल्स, मिनरल्स, ठीक है, और थर्ड वेस्ट एंड ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। और बच्चों जितना ज़्यादा ये वाला पोर्शन, जो है वो सॉइल में होगा, सॉइल उतनी ही फर्टाइल होगी। ठीक है, फर्टाइल होगी। ठीक है, सॉइल उतनी ही फर्टाइल होगी जितना ज़्यादा ये, इसको हम और क्या बोलते हैं, ह्यूमस। हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो जितना ज़्यादा डेड रिमेन्स होंगे उतनी ही जो है सॉइल फर्टाइल होगी, यानी उतनी ही जो है जितना ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतनी सॉइल फर्टाइल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की अलग अलग लेयर्स के बारे में। Going well? Okay. Now let's talk about the different layers of soil. Soil की आपकी बुक में एक जो है इस तरह से डायग्राम गिवन है। फाइन, तो सबसे जो पहले है ऊपर जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, वेजिटेशन ग्रो होती है, नीचे आपका है जो है क्या है, ये आपका पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर आपकी जो है वो है वेदर्ड रॉक मटेरियल, एंड देन लास्टली आपका जो है वो क्या है, सबसॉइल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पेरेंट रॉक, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, सब सॉइल, एंड सबसे ऊपर जो है क्या होता है, टॉप सॉइल। दिस टॉप सॉइल इज हैविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सबसे ज़्यादा। सबसे नीचे सबसे हार्ड पेरेंट रॉक होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, टाइट होता है, हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, इसमें जो है पीसेस होते हैं, रॉक्स के पीसेस होते हैं, ये भी हार्ड होता है, ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। उसके बाद आता है सब सॉइल, इट इज़ काइंड ऑफ सॉइल, ये सॉइल का ही टाइप है बट इतना स्मूथ नहीं होता है जितनी कि टॉप सॉइल होती है। इसमें भी जो है पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, एंड इट इज़ नॉट दैट मच। ठीक है, इसमें सैंड होती है, सब सॉइल में सैंड, सिल्ट होती है एंड क्ले होती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस कॉल्ड सब सॉइल। और टॉप सॉइल जो होती है दैट इज द स्मूदेस्ट एंड और हैविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ह्यूमस होता है, इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। इज इट क्लियर? देन कम्स टू द, अब हम बात करेंगे, ये तो अलग हमने लेयर्स समझी कि जो आपकी सॉइल की जो लेयर बनती है उसमें भी अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे नीचे पेरेंट रॉक होता है, उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, फिर सब सॉइल आती है और फिर टॉप सॉइल आती है, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो सॉइल फॉर्मेशन में कोई पार्ट, कोई रोल प्ले करते हैं। आप बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में पार्ट प्ले करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक, इसका क्या रोल है इसका कोई रोल सॉइल फॉर्मेशन में, बताओ? ऑफ कोर्स इसी से तो सॉइल बन रही है, पेरेंट रॉक से, है ना, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा बताइए, क्लाइमेट। पेरेंट रॉक अकेला खड़ा रहेगा तो क्या सॉइल बन जाएगी? नहीं, क्लाइमेट इफेक्ट करता है।
क्लाइमेट में क्या क्या आता है आपका, रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर आ गया, और क्या आता है बताइए, विंड, फ्लो ऑफ विंड, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड, और सनलाइट ऑल्सो कम्स इन क्लाइमेट। जितनी ज़्यादा सनलाइट होती है उतना ही ज़्यादा वेदरिंग ज़्यादा होती है, रेनफॉल हार्श होती है तो वेदरिंग ज़्यादा होती है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो तब जो है वेदरिंग ज़्यादा होती है, विंड तेज होती है तो वेदरिंग ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तीसरा पॉइंट बताइए, व्हाट कैन बी द थर्ड थिंग, रिलीफ। रिलीफ मीन्स स्लोप ऑफ द लैंडफॉर्म, कि लैंडफॉर्म का स्लोप कैसा है, किस तरह की लैंड है, ज़्यादा हिली एरिया है, ज़्यादा वो जो है सनलाइट से एक्सपोजर है उसका, विंड उस पर ज़्यादा आती है, या वो एक ऐसे एरिया में जहाँ विंड ज़्यादा ब्लो होती है, तो रिलीफ ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी उसका एक्सपोजर कितना है, उसका स्लोप कैसा है, ठीक है, तो रिलीफ ऑल्सो डिटरमाइंस। फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है सॉइल फॉर्मेशन में, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर किससे बनता है, फ्लोरा एंड फ्योना, फ्लोरा एंड फ्योना, ठीक है, फ्लोरा फ्योना में क्या आ गया, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चे। तो ऑर्गेनिक मैटर यानी फ्लोरा फ्योना कैसे, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उस एरिया में, सॉइल में भी उसी तरह के जो है ह्यूमस मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जिस तरह के वहाँ पर एनिमल्स या जो है वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैविंग वेस्ट एंड डेड रिमेन्स, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। लास्ट फैक्टर आप बताइएगा क्या ये सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, टाइम करता है रोल प्ले, यस, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस विच टेक्स टाइम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक लंबा टाइम लेता है, तो टाइम इज ऑल्सो ए फैक्टर। अगर टाइम कम हुआ है तो सॉइल की लेयर बहुत पतली होगी, टाइम ज़्यादा होगा तो सॉइल की जो लेयर है, जो थिकनेस है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। पेरेंट रॉक, सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी, बिल्कुल पेरेंट रॉक जैसी होगी। क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ कोर्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रेन, आपका टेम्परेचर, आपका सनलाइट, विंड, ऑल, ठीक है। रिलीफ, कैसी लैंड है, एक्सपोजर है, एक्सपोज है, लो एरिया है, हाई एरिया है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और टाइम मीन्स कितना टाइम हुआ है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर कम टाइम हुआ है तो लेयर जो है वो पतली होगी, सॉइल की थिकनेस कम होगी, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो ये बताओ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की डिग्रेडेशन किन रीजन से होती है। सबसे मेन रीजन जो सॉइल डिग्रेडेशन का है वो है सॉइल इरोजन। सबसे मेन रीजन जो है वो सॉइल इरोजन है, सॉइल पानी के साथ या विंड के साथ बह जाती है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, या ठीक है। सो सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, जो भी फैक्टर्स हमारे लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेम फैक्टर्स हमारे सॉइल फॉर्मेशन के लिए या सॉइल डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमारी लैंड को इफेक्ट करती हैं, लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं, वही फैक्टर्स, वही चीज़ें हमारी सॉइल को भी नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर डिफॉरेस्टेशन। ऑफ कोर्स अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल को होल्ड करने वाला कोई नहीं होगा, एंड इट विल फ्लो विद द वाटर और द रिवर और द विंड, ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ वो फ्लो हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, ठीक है।
ओके, एंड द नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग भी डिजर्टिफिकेशन करती है, मॉइस्चर नहीं रहता सॉइल में, एंड इट वॉन्ट लेट इट ग्रो द क्रॉप्स, और उसमें से क्रॉप्स ग्रो नहीं होती हैं. ठीक है, तो excessive use of fertilizers also degrade the soil की क्वालिटी को ख़त्म करता है. ठीक है, और लास्ट फ्लड. अगर किसी एरिया में फ्लड आ जाती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो दैट ऑल्सो इरोड द सॉइल को इरोड कर लेते हैं. ठीक है, तो दीज आर द रीजंस which lead to degradation of the soil. Done. Then let's talk about the conservation method now. Soil conservation. वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि जो सॉइल कंजर्वेशन के मेथड हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है. कई बार पूछा जाता है लैंड कंजर्वेशन के मेथड्स बताइए, तो आप सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स मत लिखाना. दीज आर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मल्चिंग की. मल्चिंग, ठीक है, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, आपने एक पेड़ लगाया है, you have grown a tree and you have dug a round around it. ठीक है, आपने एक राउंड पिट डग किया है एंड यू फिल दिस विद वाटर. आप इसको पानी से फिल कर देते हो. क्या होता है, विद इन हाफ आवर. अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होता है, इट ऑल ड्राई अप, जल्दी से सूख जाता है. तो अब क्या करोगे, कोई मेथड बता सकते हो कि ये जल्दी से सूखे नहीं. आपने पानी दे दिया और ये जल्दी से सूखे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए. व्हाट इफ वी कवर दिस एरिया. पानी देने के बाद, पानी से फिल करने के बाद, अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा शेडो में बना दें, कुछ इसमें घास फूस, कुछ गत्ता वत्ता लगा के इसको हम जो है इसको थोड़ा कवर कर दें, तो मॉइस्चर कम वेपराइज होगा. एम आई राइट, है ना, कम वेपराइज होगा ना. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग. इस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं. इसमें हमने क्या किया, वी कवर द एरिया वेयर वी हैव वाटर्ड द प्लांट, वी कवर दैट एरिया सो दैट मॉइस्चर विल नॉट लूज, मॉइस्चर विल नॉट evaporate. So that method is called mulching with straw, with some particles, some straws, और कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का सा मटेरियल हम यूज़ करके जो है उसको कवर कर दे ताकि जो मॉइस्चर है वो रिलीज ना हो, वो इवेपोरेट ना हो. दैट इज कॉल्ड मल्चिंग. क्लियर है. अब दूसरा मेथड करते हैं. दूसरा मेथड है आपका काउंटर बैरियर्स. काउंटर बैरियर्स वेरी इजी. हैव यू सीन फील्ड्स. आपने कभी अगर फील्ड देखें, खेत देखें, तो आपने काउंटर बैरियर्स भी देखे हैं. देखो क्या होता है, जैसे ये एक फील्ड है, ठीक है, इसके साथ ही ये एक और फील्ड है, और इसके साथ एक इधर भी फील्ड है. ऐसा होता है फील्ड में, ऐसा होता है ना. तो उन फील्ड में वाटर फ्लो करने के लिए ऐसे कुछ बनाए होते हैं रास्ते, है ना, ऐसे रास्ते से बनाए होते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ ग्रास, स्टोन, मड. ये ग्रास, स्टोन और मड से बनाए होते हैं ये वाले, so that they can water can be irrigated in the fields. fields पर आसानी से जो है पानी दिया जा सके, उसको बुराई किया जा सके. these are called counter barriers. इनको ही हम counter barriers कहते हैं. क्लियर है, काउंटर बैरियर क्लियर है. ठीक है, let me read out from the book as well. Stones, grass, soil are used to build barriers along counters. Trenches are made in front of the barriers to collect water. अब ये जो हमने यहाँ पर काउंटर्स बना दिए, इसके बीच में जो जगह है जहाँ पर हम ट्रेंच बनाते हैं. ट्रेंच मीन्स दिस इज द लो एरिया सो दैट द वाटर कैन बी फ्लो फ्रॉम हियर. ट्रेंच होता है लो एरिया जहाँ पर पानी जो है वो रुक सके. तो व्हेन दीज आर हाई एरियाज, ये वाले एरिया जो है ये हाई है और ये लो एरिया है. तो हाई एरिया के बीच में लो एरिया होगा तो वाटर कैन स्टे देयर, वहाँ पर पानी रुक सकता है. और हमें इस फील्ड में देना है तो वी कैन गिव इट अ वे ओवर हियर. तो क्या होगा, पानी सीधा कहाँ जाएगा, इस फील्ड में जाएगा ना. तो दिस इज यूज फॉर वाटरिंग एज वेल. काउंटर्स बनाए जाते हैं फील्ड के साथ में और नीचे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं सो दैट द वाटर कैन बी फ्लो इजीली. समझ आ गया.
किसी से बनते हैं? द काउंटर बैरियर्स आर मेड फ्रॉम स्टोन, ग्रास, सॉइल एंड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ठीक है, यानी फील्ड के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर बैरियर्स बना दिए जाते हैं एंड ट्रेंचेस इन द मिडल, और बीच में ट्रेंचेस बनाए जाते हैं सो दैट वाटर कैन फ्लो इजीली। दीज आर कॉल्ड काउंटर बैरियर्स। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट टेरेस फार्मिंग। थर्ड जो आपका मेथड है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन हिली एरियाज। अगर एक ऐसा एरिया है, ये एक हिली एरिया है, ठीक है, और आई वांट टू ग्रो क्रॉप, और मैंने यहाँ पर जो है क्रॉप्स उगा दी ऐसे ऐसे ऐसे, और बारिश आई, व्हाट विल हैपन? दिस ऑल विल फ्लो डाउन, है ना, सब फ्लो हो जाएगा। तो देन आई थिंक दैट आई शुड यूज सम अदर मेथड। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आई ग्रो क्रॉप्स लाइक दिस, इस तरह से, 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 ऐसे क्रॉप्स ग्रो की गई, यहाँ पर क्रॉप ग्रो की गई, यहाँ पर क्रॉप ग्रो की गई, लाइक दिस। ठीक है, these are called terrace farming. When farming is done by making terraces on hilly areas, that is called terrace farming. देखो, terraces are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. ठीक है, अब ये terraces बना दिए तो यहाँ पर flat surface है, this is flat, this is flat, this is flat. So terraces are formed on the hilly areas या slopy areas to grow crops is called terrace farming. इसके बाद जो हम करने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग से पहले हम करेंगे बच्चों काउंटर फ्लोइंग, क्योंकि वो टेरेस फार्मिंग से ही रिलेटेड है। काउंटर फ्लोइंग, काउंटर फ्लोइंग क्या होता है? देखो, अगर एक हिली एरिया है, ठीक है, और उसमें हमारे जो है टेरेस फार्मिंग से, इस तरह से टेरेस होते हैं, ठीक है, तो उस टेरेस फार्मिंग में प्लोइंग हम कैसे करते हैं? प्लोइंग में क्या होता है, जमीन को इस तरह से जोता जाता है ना, ऐसे से उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो जब हम फ्लो कर रहे हैं तो हम उसको काउंटर करें थ्रू द स्लोप, यानी स्लोप से अपोजिट डायरेक्शन में। स्लोप किधर है? इधर है, और प्लोइंग हम कैसे करें? ऐसे करें, इन दिस वे, इस तरह से प्लोइंग की जाए, यानी प्लो हम ऐसे चलाएं, ना कि ऐसे स्लोप की तरफ ना चलाएं, अपोजिट डायरेक्शन में चलाएं, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर फ्लोइंग। ठीक है, डेफिनेशन में आपकी पढ़ देती हूँ। काउंटर फ्लोइंग, फ्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप, यानी हिल स्लोप के पैरेलल से काउंटर, अपोजिट, नॉट पैरेलल टू इट। हिल स्लोप से पैरेलल फ्लोइंग ना की जाए, काउंटर फ्लोइंग की जाए, यानी उसे अपोजिट फ्लोइंग की जाए, दैट इज कॉल्ड काउंटर फ्लोइंग, एंड दैट मेक्स ए नेचुरल बैरियर। और अगर फ्लोइंग इस तरह से की जाएगी तो जब पानी आएगा तो इट विल वर्क एज ए नेचुरल बैरियर, और वो इस तरह से क्या करेगा? एक नेचुरल बैरियर का काम करेगा, उसको पानी को रोकने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग अपने आप में ही एक आंसर है। इंटरक्रॉपिंग मीन्स हमने ये फील्ड लगाया है, ठीक है, एंड वी आर नॉट ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉपिंग, हम उसमें एक ही क्रॉप नहीं उगा रहे हैं, हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी हम एक साथ दो या दो से ज़्यादा, तीन भी उगा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उगा दिया, यहाँ पर हमने उगा दी लेडी फिंगर, ठीक है, यहाँ पर पोटैटो, फिर यहाँ पर लेडी फिंगर, फिर पोटैटो, फिर हमने उगा दी लेडी फिंगर, फिर ऑनियन एंड फिर लेडी फिंगर। ठीक है, तो वी आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट वन टाइम, एक ही टाइम पे हम कई तरह की क्रॉप्स को उगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होती है। अब ये लेडी फिंगर है, ये आपका पोटैटो है, ये लेडी फिंगर है, ये पोटैटो है, ये ऑनियन है, ये लेडी फिंगर है, और ये ऑनियन है। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी आर गिविंग वाटर, देखो हर प्लांट की जो रूट्स होती है वो अलग होती हैं। जो पोटैटो होगी उसकी रूट्स बहुत लंबी तक और नीचे अंदर तक जाती हैं, इट वॉन्ट लेट द वाटर फ्लो, जबकि जो आपकी लेडी फिंगर है उसकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। ठीक है, सेम विद हेयर। तो व्हाट विल हैपन, इट वॉन्ट लेट द फ्लो ऑफ द सॉइल, ये सॉइल को बहने नहीं देगा व्हेन वी विल गिव वाटर टू देम।
सेकेंडली जो लेडी फिंगर होती है उसका साइज बड़ा होता है, बड़ा साइज होता है ना ऐसे, और जो आपका पोटैटो होता है उसका साइज ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो व्हेन विंड विल फ्लो, when wind will flow, the lady finger will stop the wind, it won't let harm the potato को harm नहीं करने देगी, ठीक है। so this is how we can preserve the soil, हम soil को preserve कर लेते हैं या अपनी crops को preserve कर लेते हैं through intercropping। second thing, एक और चीज़, एक और फायदा होता है intercropping का, that the soil gets different nutrients, soil को अलग अलग nutrients भी मिलते हैं। एक क्रॉप से तो एक तरह के न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, लेकिन अगर हम अलग वैरायटी उगाते हैं तो इट गेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफरेंट क्रॉप्स। फाइन, इंटरक्रॉपिंग इज क्लियर। देन नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। 6th point is shelter belts. Shelter belts means to जो ज़्यादा डेजर्टी एरिया होते हैं जहाँ पर जो है जो विंड बहुत तेज़ चलती हैं, ऐसे एरिया में हम शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फील्ड के कॉर्नर्स पे ट्री लगा दी जाती हैं, है ना। जैसे ये एक फील्ड है और इसमें मैं क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग कि हमेशा मोस्टली इस एरिया से विंड आती है, तो व्हाट आई डू, आई विल ग्रो क्रॉप्स हियर। यहाँ पर मैं ट्री लगा देती हूँ अलग अलग तरह की ना, आई एम ग्रोइंग डिफरेंट ट्रीज ओवर हियर। तो उससे क्या होगा, एक शेल्टर बेल्ट बन जाएगी, ठीक है, विच विल प्रोटेक्ट दिस एरिया, दिस फील्ड या दिस सॉइल टू फ्लो, ठीक है। वो इस सॉइल को जो है ज़्यादा फ्लो नहीं होने देंगे इफ द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, अगर विंड बहुत तेज आएगी। अब अगर जैसे बात करते हैं, हम इस बुक की बात करते हैं, इस तरह की बहुत सारी अगर हम यहाँ पर बुक्स लगा दें तो विंड क्या, अगर और उधर से हम विंड फ्लो करें तो क्या विंड डायरेक्टली मेरे पास आएगी, नहीं आएगी। तो इट स्टॉप्स द डायरेक्ट विंड थ्रू शेल्टर बेल्ट्स। क्लियर है, इज इट क्लियर? दीज वर द मेथड्स ऑफ conserving soil. Clear है बच्चों? Now let's move to the next topic. See the time in this. So let's make another video for water. So that's all for now. वाटर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और मुझे लगता है कि अलग अलग होंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, समझने में भी ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगेगा। तो हिट लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।